ये कहानी है उस हीरोइन की जिसने बॉलीवुड को हॉटनेस और बोल्डनेस की नई परिभाषा दी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके प्यार में बॉलीवुड का हर बड़ा डायरेक्टर और एक्टर पागल हुआ। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। वो भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन बनी जो अमेरिका की टाइम्स मैगजीन में कवर पेज पर रही। तो हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन रही परवीन बॉबी की। आखिर कैसे इतनी बेहतरीन हीरोइन अपने अंतिम दिनों में तिल तिल तड़प कर मरी? क्या सच में परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन मारना चाहते थे? महेश भट्ट ने कैसे उसे पागल खाने जाने पर मजबूर कर दिया था? परवीन बॉबी की जिंदगी को किसने जीते जी नर्क बनाया? उनकी जिंदगी से जुड़े वो कौन से सच हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम बली मोहम्मद खान बॉबी था और मां का नाम था जमाल बख्ते बॉबी। परवीन बॉबी अपने मां बाप की एक लौती संतान थी और उनका जन्म उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था। तो परिवार में उन्हें लेकर बहुत खुशी मनाई गई थी, लेकिन उनके माता पिता ये खुशी ज़्यादा लंबी नहीं जी पाए और परवीन बॉबी केवल 10 साल की थीं तभी उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। परवीन बॉबी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई अहमदाबाद से हुई और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि परवीन बॉबी ने इंग्लिश में लिटरेचर किया था। मतलब वो एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर लेवल की हीरोइन थी। परवीन बॉबी को बचपन में ही ये समझ में आ गया था कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उनकी खूबसूरती तो फिल्मी पर्दे पर चमकने के लिए बनी है। तो जैसे ही उसने जवानी में कदम रखा वैसे ही वो मॉडलिंग की दुनिया में कूद पड़ी। 1972 में गुजरात में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग देखने के लिए बहुत भीड़ आई थी और उसी भीड़ का हिस्सा थी परवीन बॉबी जो शूटिंग देखने के लिए आई थीं। और यहीं पर उन पर नजर पड़ी फिल्म मेकर BR इशारा की। उन्हें परवीन बॉबी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीधे उसे फिल्म का ऑफर दे दिया। परवीन बॉबी उस समय एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन फिर भी उसने डायरेक्टर को 2 टुक जवाब दे दिया कि अगर आपकी मूवी की कहानी अच्छी हुई तो ही मैं उसमें काम करूंगी। BR इशारा ने उसकी बात मानी और एक अच्छी स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई और परवीन बॉबी ने भी हाँ कर दी। मिस्टर आनंद, चरित्र को मैं एक मास्क नहीं जिंदगी समझती हूँ। इस तरह 1973 में परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि ये मूवी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद 1974 में परवीन बॉबी की मूवी आई त्रिमूर्ति, जिसमें वो संजय खान की हीरोइन बनी थी। इसके बाद परवीन बॉबी पहली बार अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी। मूवी आई मजबूर। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। और इस मूवी में बॉलीवुड की सबसे फेमस नानी और दादी भी थी, जिससे अमिताभ बच्चन ये कह रहे थे, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद परवीन बॉबी ने राजकुमार की मूवी 36 घंटे में काम किया। मूवी में उनका हीरो था रावण का पुत्र मेघनाद, जो लंका को छोड़कर परवीन बॉबी के प्यार में पड़कर ये कह रहा था, ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। 1975 में अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी आई दीवार, जिसमें शशि कपूर रणबीर कपूर की मां से ये कह रहे थे, कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या। दीवार मूवी को कौन नहीं जानता, जिसका ये डायलॉग, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। भाई वाह! इस मूवी में परवीन बॉबी का भी एक डायलॉग यादगार रहा, कोई इसलिए पी रहा है कि आज दोस्तों के साथ है और कोई इसलिए पी रहा है कि आज दोस्त साथ नहीं। मूवी में राजा बाबू की मां भी थी, जो उस समय पर एक अलग ही लेवल की खिलाड़ी थी।
अरे माँ तूने मुझे कितना प्यार दिया रे। इसके बाद काला सोना, भंवर, बुलेट, रंगीला रतन, मजबूर जिंदाबाद जैसी कई फिल्मों में परवीन बॉबी ने काम किया। 1977 में एक मल्टी स्टारर मूवी आई जिसका नाम था अकबर और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसका सब कुछ हिट था। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और कहानी भी। और इस मूवी में परवीन बॉबी ने एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की हीरोइन का किरदार निभाया और उनके काम की भी खूब तारीफ हुई। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए। इसके बाद वो राजेश खन्ना की हीरोइन बनी। मूवी आई चलता पुर्जा। इसके बाद दरिंदा में वो सुनील दत्त की हीरोइन बनी। इसके बाद भी परवीन बॉबी की कई बेहतरीन फिल्में आती रहीं, कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप हुई। लेकिन परवीन बॉबी अपनी बोल्डनेस और बेबाकी से बॉलीवुड का एक जाना माना नाम बन चुकी थीं। 1979 में एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई काला पत्थर और इस मूवी में परवीन बॉबी एक बार फिर से शशि कपूर की हीरोइन बनी। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। काला पत्थर भी बॉलीवुड की एक यादगार मूवी बनी जिसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की नोकझोंक को कौन भूल सकता है। शशि कपूर के साथ भी परवीन बॉबी की जोड़ी खूब जम रही थी। तो अगली मूवी में फिर से दोनों ने एक साथ काम किया। मूवी का नाम था सुहाग जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी भी थी। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और परवीन बॉबी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद द बर्निंग ट्रेन में परवीन बॉबी विनोद खन्ना की हीरोइन बनी। 1980 में एक और बेहतरीन मूवी आई शान और इस मूवी में भी परवीन बॉबी के हीरो अमिताभ बच्चन ही थे। शान मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और मूवी का हर गाना लाजवाब था। या फिर यम्मा यम्मा। इसके बाद 2 और 2 5 और गुनहगार जैसी कई फिल्में आईं। 1984 में मनोज कुमार की एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई क्रांति जिसमें हेमा मालिनी पानी में ऐसी लोटी जिन्हें देखकर मार्केट में अलग अलग साइज की जलपरियां आ गई थीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्रांति मूवी भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई और परवीन बॉबी का किरदार भी दमदार था। लेकिन इस समय तक परवीन बॉबी कई तरह के विवादों में फंसने लगी थीं। साथ ही उनकी तबीयत भी हमेशा बिगड़ती रहती थी। मनोज कुमार को शूटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। परवीन बॉबी अक्सर सेट पर बेहोश हो जाती थीं। इसलिए मनोज कुमार ने उनके किरदार को जल्दी से ही मार दिया और उनका रोल छोटा कर दिया। इसके बाद खून और पानी आई जिसका पूरा पैसा पानी में चला गया। फिर जितेंद्र के साथ मिलकर उन्होंने कहा मेरी आवाज़ सुनो। और हर किसी ने उनकी आवाज़ सुनी भी जिससे ये मूवी सुपरहिट हो गई। 1981 में अमिताभ बच्चन कालिया बने। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मूवी का नाम था कालिया और परवीन बॉबी ने उनकी हीरोइन बनकर एक बार फिर से धमाल मचाया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना आज भी लोग अपने प्रेमी के लिए गाते हैं। हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। इसके बाद रक्षा, देश प्रेमी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद अमिताभ बच्चन नमक हलाल बने और स्मिता पाटिल के साथ बारिश में भीगकर कहने लगे आज रपट जाए तो हमें ना उठे
इस मूवी में भी परवीन बॉबी ने बेहतरीन काम किया और उनका ये गाना जवान ने जान में हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया आज भी परवीन बॉबी के लिए याद किया जाता है। इसके बाद परवीन बॉबी मिथुन दा की हीरोइन बनी। मूवी आई अशांति और इसकी बॉक्स ऑफिस पर असफलता को देखकर प्रोड्यूसर भी अशांत हो गए। फिर अमिताभ बच्चन खुददार बने और परवीन बॉबी से कहने लगे, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने। इसके बाद भी कई बेहतरीन मूवीज में परवीन बॉबी ने काम किया। 1983 में एक और बेहतरीन मूवी आई अर्पण। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे, जिसमें रीना रॉय और जितेंद्र की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी और मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना परदेस जाके परदेसिया। आज भी प्रेमिकाएं प्रदेश में रहने वाले अपने प्रेमियों से कहती हैं, भूल न जाना पिया ओ। और परवीन बॉबी की तो क्या ही तारीफ की जाए। वो पर्दे पर आती थी तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के फिर अमिताभ बच्चन महान बने और परवीन बॉबी उनसे कहने लगी, ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, आंखें मिले तो लगे आग पानी में। और इस मूवी में भी अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी खूब जमी। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले मेरी जान। और ये वो समय था जब परवीन बॉबी टॉप पर चल रही थीं। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। इसके बाद भी जानी दोस्त, रजिया सुल्तान, चोर पुलिस, बद और बदनाम, कानून मेरी मुट्ठी में, सितमगर, बॉन्ड 303 और अविनाश जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में परवीन बॉबी ने काम किया। लेकिन फिर धीरे धीरे परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गईं और वो विवादित भी रहने लगी थीं और अचानक से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। प्यार भी यही है, प्यार भी यही है। 1991 में परवीन बॉबी ने आखिरी बार शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया था। मूवी का नाम था इरादा और इसके बाद फिल्मों में काम करने का इरादा ही उन्होंने छोड़ दिया। और अब हम बात करेंगे परवीन बॉबी की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। परवीन बॉबी का एक समय पर ऐसा जलवा था कि वो टाइम्स मैगजीन की कवर गर्ल बनी थी और वो बॉलीवुड की पहली हीरोइन बनी जिसकी फोटो टाइम्स मैगजीन में छपी थी और हर कोई उनका दीवाना था। आंखें मिले तो लगे आग पानी में, ये पता खोना है खजाना। उनकी इस दीवानगी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा। उनकी फोटो मैगजीन में छपती थी जिन्हें देखकर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम था बॉब क्रिस्टो और वो परवीन बॉबी का ऐसा दीवाना हुआ कि अपना सब कुछ छोड़कर बंबई आ गया सिर्फ परवीन बॉबी से मिलने के लिए। कमाल की बात ये रही कि जब वो परवीन बॉबी से मिला तो उन्हीं से पूछने लगा कि तुम वो परवीन बॉबी नहीं हो जिसे मैंने कवर पेज पर देखा था, वो बहुत खूबसूरत थी, तुम तो नकली हो। और बहुत समय के बाद उसे ये समझ आया कि हीरोइन जितनी खूबसूरत पर्दे पर दिखती हैं असलियत में उतनी खूबसूरत नहीं होती। वो असलियत की परवीन को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे पता चला कि फिल्मों में हीरो हीरोइन जितने अच्छे लगते हैं वो असलियत में उतने खूबसूरत और अच्छे नहीं होते हैं बल्कि आम लोगों जैसे ही होते हैं। और इसी एक सच्चाई ने उसे भी एक्टर बनने की प्रेरणा दी और फिर वो लौटकर वापस नहीं गया और बॉलीवुड में विलन बनने लगा और बॉलीवुड में छोटे मोटे विलन का किरदार निभाने लगा। हम जहां अखाड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जिसे कई फिल्मों में देखा गया। परवीन बॉबी और जीनत अमान दोनों एक जैसी दिखती थीं और दोनों में लोग कंफ्यूज भी हो जाते थे। कई बार लोग दोनों में अंतर करना ही भूल जाते थे। परवीन बॉबी जब फिल्मों में नई नई थीं तभी उनका नाम बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन रहे डैनी के साथ जुड़ने लगा था। डैनी उस समय पर हीरो बनने की कोशिश में ही लगे हुए थे। परवीन बॉबी और डैनी दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों खुले आसमान के नीचे प्यार के गुल खिलाने लगे। दोनों ने लंबे समय तक प्यार के खुले आसमान में अपनी पतंग उड़ाई, लेकिन फिर अचानक से ये पतंग कट गई और दोनों अलग हो गई। सुन सुन कसम से
लागो तेरे कदम से, न उलझ रे हमसे। इसके बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में आए अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी बाहर मुंह मारने वालों में वो किसी से पीछे नहीं थे। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगे। यार भी यही है, प्यार भी यही है। लेकिन धीरे धीरे अमिताभ बच्चन के घर में ही कलेश मचने लगा और अमिताभ बच्चन रेखा के प्यार में भी डूबने लगे। तो कुछ समय के बाद परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन से भी दूरी बना ली। इसके बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में आए कबीर बेदी। कबीर बेदी के साथ भी परवीन बॉबी ने खुलकर प्यार के मजे लिए और दोनों के प्यार ने बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुर्खियां भी बटोरी। लेकिन कबीर बेदी भी शादीशुदा थे और जब उन्होंने परवीन बॉबी का अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो उसे छोड़ दिया। परवीन बॉबी को हर किसी से धोखा ही मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहन करके आगे बढ़ रही थीं। फिर उनकी जिंदगी में आया वो इंसान जिसने उनकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया और वो इंसान था महेश भट्ट। महेश भट्ट ने लगभग 3 साल परवीन बॉबी के साथ बिताए। दोनों का कभी ना टूटने वाला संबंध भी बना। परवीन और हमारा फिर एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप का एक दौर रहा। 2.5-3 साल हमने एक साथ। महेश भट्ट ने उनका जमकर फायदा उठाया, लेकिन फिर धीरे धीरे परवीन बॉबी पर उनकी बीमारी हावी होने लगी थी। परवीन बॉबी को सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी थी, जिसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया भी कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान मानसिक रूप से बीमार होता है और अपनी ही एक मनगढ़ंत दुनिया में जीने लगता है। परवीन बॉबी के सोचने समझने की शक्ति कम होने लगी थी। उन्हें यह डर सताने लगा था कि उन्हें कोई मारना चाहता है। वो अपने आप को भूल जाती थीं। उनकी इसी बीमारी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा। एक बार एक एयरपोर्ट पर उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया था। उन्होंने परवीन बॉबी से उनका परिचय पूछा, लेकिन परवीन बॉबी अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाईं और अजीब अजीब हरकतें करने लगीं। और ये सब देखकर उन्हें पागल खाने भेज दिया गया था, जहां उन्हें और भी कई दूसरे मानसिक रोगियों के साथ रखा गया था। लेकिन ये सब वो आरोप थे जो उन पर लग रहे थे। परवीन बॉबी ने ये सब कभी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, कोई उन्हें मारना चाहता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी जान का दुश्मन बताया था। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन उन्हें जिंदा नहीं रहना देना चाहती। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस भी दर्ज करवा दिया था कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े गैंगस्टर हैं और उनके आदमियों ने ही एयरपोर्ट से उन्हें किडनैप करके एक पागल खाने में कैद करके रखा था और उन्हें शॉट देकर जबरदस्ती पागल बनाने की कोशिश भी की। हालांकि ये सब वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और अमिताभ बच्चन बच गए। मालिक, तुम्हारे मालिक को इतनी भी तमीज नहीं कि किसका स्वागत कैसे किया जाता है, खुद नहीं आए। महेश भट्ट उस दौरान भी परवीन बॉबी के साथ थे जब वो इस बीमारी से गुजर रही थीं, लेकिन उन्होंने परवीन बॉबी का इलाज करवाने की बजाय उल्टा उसके मानसिक संतुलन का फायदा ही उठाया और उसका सब कुछ हड़प कर गए। वो परवीन बॉबी के पागलपन को बढ़ाने में ही लगे रहे और धीरे धीरे परवीन बॉबी पर उनकी बीमारी हावी होने लगी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब परवीन बॉबी अपनी बीमारी से लड़ रही थीं और महेश भट्ट को ही अपना सब कुछ समझ रही थीं, तो उस समय पर महेश भट्ट उनके नाम पर अपना कैरियर बनाने में लगे हुए थे। 1982 में महेश भट्ट ने अपने और परवीन बॉबी की कहानी पर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था अर्थ, और इसके द्वारा उन्होंने परवीन बॉबी की मानसिक बीमारी को दुनिया के सामने ऐसे रखा कि वो एक लाचार और बदनसीब लड़की लगने लगी और खुद को उन्होंने परवीन का सबसे बड़ा हितैषी दिखाया। ये मूवी बड़ी हिट हुई और महेश भट्ट की तारीफ भी हुई और परवीन बॉबी से लोग किनारा करने लगे। अब मुझे डूबते हुए सूरज से डर लगने लगा है। महेश भट्ट वो डायरेक्टर रहे जिसने अपनी मां और अपनी ही कहानी पर लगभग आधा दर्जन फिल्में बनाई हैं। क्योंकि असली और अच्छी कहानी तो वो लिख नहीं पाते थे, तो या तो वो कहानी कहीं से चोरी कर लेते थे या फिर खुद की कहानी पर ही फिल्म बना देते थे। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की पॉपुलैरिटी का खूब फायदा उठाया और उसकी दम पर अपनी पहचान भी बना ली। महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे और पूजा भट्ट के बाप भी बन चुके थे, लेकिन फिर भी वो परवीन बॉबी का फायदा उठा रहे थे। और जब परवीन बॉबी की बीमारी चरम पर आ गई और उन्हें सबसे ज्यादा महेश भट्ट की जरूरत महसूस होने लगी, तो उसी समय पर महेश भट्ट परवीन बॉबी को छोड़कर चले गए। अनफॉर्चुनेटली उसका वो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से वो फिर
कुछ टूट सी गई। और महेश भट्ट का कहना था कि परवीन बॉबी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो अपने पराये का फर्क करना भी भूल गई थी। एक दिन जब वो उससे मिलने उसके घर गए तो वो हाथ में चाकू लेकर कोने में डरी सहमी हुई बैठी हुई थी और उसने मुझ पर ही हमला बोल दिया था और फिर भी मैंने उसे संभाला। महेश भट्ट ने एक और किस्सा भी अपने एक इंटरव्यू में उनसे जुड़ा हुआ सुनाया था। उनका कहना था कि एक बार वो परवीन बॉबी को एक डॉक्टर के पास ले गए थे, लेकिन उसी समय परवीन बॉबी को दौरा पड़ गया और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। तो वो महेश भट्ट से उस डॉक्टर और परवीन बॉबी में से किसी एक को चुनने के लिए कहने लगी। महेश भट्ट इस पर गुस्सा हो गए और डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गए। तो परवीन बॉबी बिना कपड़ों के अर्धनग्न अवस्था में ही महेश भट्ट के पीछे दौड़ पड़ी और रोड पर भागने लगी, जिससे खूब तमाशा हुआ, लेकिन महेश भट्ट ने उन्हें संभाल लिया। जब मैं उससे अलग हुआ फिर मैं मुड़ के वापस गया ही नहीं और कभी सोचा नहीं था कि फिर जब जाऊंगा तो। हालांकि महेश भट्ट की बातों पर पूरी तरह से भरोसा करना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि जैसी उसकी खुद की हरकतें रही हैं तो लगता नहीं है कि वो इतना अच्छा इंसान भी रहा होगा। परवीन बॉबी को बीमारी थी और इसमें कोई शक नहीं था और इस बीमारी ने बचपन से ही उनके दिमाग में घर कर लिया था। दरअसल बात यह थी कि जब वो छोटी थीं तो एक हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए रहती थीं। तभी देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे भी भड़क रहे थे और उनके हॉस्टल के बाहर ही कई लोगों का कत्लेआम हुआ था, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये मंजर परवीन बॉबी के लिए खौफनाक था और उनके दिल में यह डर बैठ गया कि कोई उन्हें भी मार देगा। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं तो ये डर भी बढ़ता चला गया और फिर एक बीमारी ही बन गया। मैं तुम्हें नहीं मानने दूंगी राजा। जब भी वो अकेली होती थीं तो ये डर और भी ज्यादा बढ़ जाता था। इसी समय पर महेश भट्ट उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़कर भी चले गए थे और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। वो अकेलेपन और लोगों से मिले धोखों से टूट गई थीं और भी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थीं। एक समय ऐसा आया जब उनकी हालत गजनी जैसी हो गई थी। उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं रहता था। वो अपना सब कुछ रिकॉर्ड करती थीं, किससे मिली हैं, किससे बात करनी है, सब कुछ रिकॉर्ड करती थीं। वो एक नोट बनाती थीं जिसमें उनसे मिलने वालों और उनसे बात करने वालों के बारे में सब कुछ लिखती थीं। उसने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया था और लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, या यूं कहें कि लोगों ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। अपने अंतिम दिनों में वो कई गंभीर बीमारियों से त्रस्त हो चुकी थीं। उनका शरीर फूलने लगा था और वो चल फिर भी नहीं पाती थीं। और इसी तरह से जब 20 जनवरी 2005 को लोगों ने उनके घर के बाहर दूध और अखबार रखे हुए देखे और थोड़ा ध्यान दिया तो पता चला कि कमरे से बदबू आने लगी है। जब दरवाजा खोला गया तो परवीन बॉबी की लाश मिली। रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी और इस तरह जब उनकी मौत हुई तो उनकी खबर तक किसी को नहीं लगी। महेश भट्ट जो उसे अपनी जिंदगी कहता था वो उसे देखने के लिए भी नहीं गया। कभी सोचा नहीं था कि फिर जब जाऊंगा तो उसकी डेड बॉडी को क्लेम करने जाऊंगा, क्योंकि जब वो गुजरी तब कोई उसकी डेड बॉडी को क्लेम करने वाला नहीं था। और जिस परवीन बॉबी का एक पूरा दौर था, जिसके पीछे एक्टर और डायरेक्टर लाइन में खड़े रहते थे, जब वो मरी तो कोई पूछने वाला तक नहीं था। इस पर भी महेश भट्ट की निर्लज्जता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2005 में परवीन बॉबी का निधन हुआ था और 2006 में ही महेश भट्ट ने अपनी और परवीन बॉबी की कहानी पर एक और मूवी बना दी थी जिसका नाम था वो लम्हे। और इस मूवी में उसने परवीन बॉबी का किरदार निभा रही कंगना को मानसिक रोगी ही बताया और खुद को उसका सेवियर बताया। और इस मूवी में कंगना को देखने के बाद लोगों को परवीन बॉबी के बारे में और भी ऐसी कई बातें पता चली जिससे लोगों को ये लगने लगा कि वो पूरी तरह से पागल थीं और महेश भट्ट बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। परवीन बॉबी एक बहुत ही अच्छी हीरोइन रही हैं और वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हीरोइन भी रही हैं। अगर उनका समय पर इलाज हो पाता तो आज भी वो हमारे बीच जीवित होती। तो ये थी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बदनसीब हीरोइन रही परवीन बॉबी की कहानी।